नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। कश्मीर के नौगाम में 36 घंटे चली मुठभेड़, 4 आतंकी ढेर, 3 जवान शहीद। गृह मंत्री की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। पाकिस्तान की सीमा से सटे अजनाला में 2 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। पंजाब में हिंसा फैलाने की कोशिश नाकाम। रूसी जहाज गोश्कोव की बढ़ी कीमत पर सूचना आयोग का सवाल, सरकार से जवाब तलब। 97 करोड़ 4 लाख डॉलर से बढ़कर 2 अरब 35 करोड़ डॉलर हुई कीमत। उत्तर कोरिया का फिर मिसाइल परीक्षण, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। और दक्षिण एशिया टेबल टेनिस में भारत का शानदार प्रदर्शन, सभी 10 स्वर्ण पदकों पर कब्जा। मुंबई इंडियन ने जीता आईपीएल खिताब। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ 36 घंटे तक चली। शनिवार को शुरू हुई गोलीबारी रविवार को भी जारी रही। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जबकि सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर हुई भीषण मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए, जबकि सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए। ये मुठभेड़ शनिवार को उस वक्त शुरू हुई जब आतंकी हंदवाड़ा इलाके में नौगाम सेक्टर की नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन सेना के मुस्तैद जवानों ने घुसपैठ को नाकाम कर दिया। शनिवार को मुठभेड़ की शुरुआत में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। इस दौरान 2 जवान भी शहीद हो गए थे। रविवार को हुई गोलीबारी में 2 आतंकवादी और मारे गए, जबकि एक अन्य सैनिक भी शहीद हो गया। सुरक्षा बलों को मुठभेड़ स्थल से हथियार, गोला बारूद और अन्य सामान बरामद हुआ है। इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की आशंका के चलते मुठभेड़ स्थल और आसपास के इलाकों में सेना ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया है। इसके अलावा केरन इलाके में तलाशी के दौरान भी भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 3 दिन के सिक्किम दौरे पर गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। उन्होंने गीजिंग और पेलिंग में आयोजित अलग अलग कार्यक्रम में आईटीबीपी और एसएसबी जवानों से मुलाकात की। पेलिंग में चेतावनी देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो उसे सुधरना पड़ेगा। गृह मंत्री ने आगे कहा कि कश्मीर, कश्मीरी और कश्मीरियत भारत का हिस्सा है और इस मुद्दे का स्थायी समाधान ढूंढा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार चीन के साथ सटी सीमा पर अपराध कम करने के लिए काम कर रही है। कश्मीर के बारे में भी आपको बहुत सारी खबरें न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आपको देखने को मिलती होंगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हम इस सच्चाई को जानते हैं। कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं और कश्मीरियत भी हमारी है, इसलिए हम कश्मीर की समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे। पंजाब पुलिस ने आतंक की बड़ी साजिश का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर पाकिस्तान की सीमा से सटे अजनाला से 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी सीमा पर हथियारों का बड़ा जखीरा हासिल करने की कोशिश में थे। पुलिस का कहना है कि ये लोग कनाडा में रह रहे कट्टरपंथी विचारधारा के एक शख्स के निर्देश पर काम कर रहे थे। पंजाब में पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त अभियान में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। रविवार को कनाडा और पाकिस्तान से संपर्क रखने वाले 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दावा किया है कि पकड़े गए आतंकी दहशतगर्दी की बड़ी साजिश में जुटे थे। इंटरसेप्ट करने के बाद उससे जो है 2 बंदे जो निहंग थे, उनको जो पूरी गाड़ी को सर्च किया, तो उसने और फर्दर पता करने के बाद इन्होंने बोला कि ये जो इनका काम था कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी को रिवाइव करना पंजाब में और जो न्यू रिक्रूटमेंट करना, ताकि मैक्सिमम यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी की जाए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इनमें AK-47 असॉल्ट राइफल, हैंड ग्रेनेड, एक MM पिस्टल, 5 पिस्टल और कई अन्य हथियार शामिल है।
इसके अलावा तकरीबन 500 कारतूस भी मिले हैं। ये हथियार पाकिस्तान से भारत भेजे गए थे, जिन्हें आतंकी भारत पाकिस्तान सीमा पर हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान सुरक्षा बलों ने धावा बोल दिया। आतंकियों की पहचान मान सिंह और शेर सिंह के रूप में हुई है। मान सिंह करतारपुर और शेर सिंह जालंधर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी कनाडा में रहने वाले गुरजीवन सिंह के निर्देश पर वारदात को अंजाम देने आए थे। कट्टरपंथी गुरजीवन सिंह 2 साल से इनके संपर्क में था और पिछले 6 महीनों में 2 बार पंजाब आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में एक भारतीय नागरिक को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर दी है कि इस भारतीय नागरिक की पहचान शेख नबी अहमद के रूप में की गई है और ये मुंबई का रहने वाला है। पाकिस्तान की पुलिस के मुताबिक इस भारतीय नागरिक को शुक्रवार को इस्लामाबाद में एक चेक पोस्ट के करीब पुलिस ने रोककर उससे वीजा दस्तावेज दिखाने को कहा। पर्याप्त यात्रा दस्तावेज न होने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर पाकिस्तान में अवैध प्रवेश और निवास करने के आरोप में विदेशी कानून 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी ने कहा है कि दूतावास को इस गिरफ्तारी के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की मांग को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 26वीं पुण्यतिथि के मौके पर इस अभियान की शुरुआत की गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने कैंपेन की शुरुआत करते हुए हस्ताक्षर किए। अभियान के जरिए कांग्रेस की महिला विंग ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर में अभियान शुरू कर दिया है। महिला कांग्रेस की मांग है कि महिला आरक्षण बिल को संसद में पास किया जाए। और हमारी हमेशा डिमांड रही है। हम तो पहले बिल भी ले आए, लेकिन जिस तरह से उसको रोका गया, हमारे ये प्रयास रहेंगे और हमारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही चाहते हैं तो महिलाओं को आरक्षण मिले। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को चुनाव रैली करने से प्रतिबंधित करने की मांग की है। पार्टी का मानना है कि इससे सभी राजनीतिक दलों को एक समान मौका मिलेगा। पनवेल नगर नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित पार्टी की एक रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा कि रैलियों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से मिलने वाले वादों के चलते बाकी पार्टियों के नेताओं के आश्वासन लोगों के मन पर कम असर डालते हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ दलों पर चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 6,500 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन चुनाव के बाद एक भी रुपए नहीं दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मानस भूया के अलावा शांता क्षेत्री राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नया चेहरा होंगे। 3 सदस्य पहले से ही राज्यसभा में हैं, जिसमें सुखेंदु शेखर राय, डेरेक ओब्रायन और दोला सेन शामिल हैं। उन्हें दोबारा राज्यसभा में भेजने का फैसला किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि 6ठी सीट के लिए वो बाद में विचार करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 गुजरात दौरे पर रहेंगे। वो कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के अलावा गांधीनगर में अफ्रीकी विकास बैंक समूह की सालाना बैठक में भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कच्छ जिले में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कच्छ जिले में कांडला पोर्ट की विभिन्न परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वो गांधीधाम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भचऊ में एक पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। कच्छ क्षेत्र के लिए नर्मदा शाखा नहर पर इसका निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री भचू में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं पर भ्रष्टाचार के नए आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी को कुछ नेताओं ने हाईजैक कर लिया है। कपिल मिश्रा के आरोप के बाद विपक्ष ने भी केजरीवाल पर हमले तेज कर दिए हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला तेज हो गया है। कपिल मिश्रा ने एक बार फिर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कपिल मिश्रा ने कहा कि पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर धांधली हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ भ्रष्ट लोगों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है।
इन विदेशी दौरों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये जानकारी छुपा के रखनी चाहिए या देश को बतानी चाहिए। संजय सिंह जी की एक जानकारी से अगर इतने सारे तार खुलते हैं तो बाकी दौरों से क्या जानकारी खुलने वाली है? मेरे को लगता है कि सब लोगों से ये सवाल होना चाहिए। प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव से माफी मांगते हुए आम आदमी पार्टी की सफाई अभियान में उनके साथ आने को कहा। आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा के आरोपों को खारिज किया है। पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है, कार्यालय छीनने की कोशिश हो रही है, लोग आम आदमी पार्टी को चंदा ईमानदारी से न दें, इसको खत्म करने की कोशिश हो रही है, सीबीआई के छापे मारने की कोशिश हो रही है, विधायकों को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। ये 2 महीने का मसला नहीं है। आम आदमी पार्टी जब से बनी है, इन बेईमान पार्टियों के दिल में दर्द है और हर मौके की वो तलाश कर रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। कपिल मिश्रा के नए आरोपों के बाद विपक्ष ने भी केजरीवाल से इस्तीफे की मांग दोहराई है। सत्ता में आने के पहले राइट टू रिकॉल वाली बात हो, मोहल्ला समिति वाली बात हो, कॉमन डिसीजन मेकिंग की बात हो, ये सब बातें और ट्रांसपेरेंसी की बातें, बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल जी, सामान्य बात है अपने पदाधिकारी कैसे गए, जाने का पर्पस क्या था, जाने के बाद उन्होंने किससे क्या क्या बिजनेस किया है और आने के बाद उसका रिजल्ट क्या है, ये बातें अगर स्पष्ट है, इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी है तो बताने में क्या हरकत है। कपिल मिश्रा को मंत्रिमंडल से निकालने के बाद वो लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं। रविंद्र सिंह श्योराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कपिल मिश्रा के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब अपने धोखा देते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। कपिल मिश्रा के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब विरोधी विश्वास नहीं कर रहे हैं तो बेकार आरोपों के खिलाफ क्या बोला जाए। चंदे के मसले पर बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी का चंदा पवित्र है और जब तक वो हैं उसे अपवित्र नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये बात आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान कही। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से स्नातक पाठ्यक्रमों की 56,000 सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दाखिला लेने के लिए छात्र आज शाम 5 बजे से 12 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। डीयू ने आवेदन के लिए इस बार अलग से वेबसाइट बनाई है। बीते साल की तरह इस बार भी सभी वर्ग के लिए एक ही फॉर्म होंगे। पंजीकरण पूरा हो जाने पर इसकी जानकारी ईमेल या मोबाइल मैसेज के जरिए दी जाएगी। डीयू की करीब 1600 सीटों के लिए आवेदकों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी, जबकि अन्य कोर्स की सीटों के लिए 12वीं परीक्षा के अंकों के आधार पर कट ऑफ जारी किया जाएगा। पहला कट ऑफ 20 जून को जारी होगा। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सबसे ज़रूरी है पैशन। जो भी शख्स है जिस भी इलाके में काम करना चाहता हो उसके लिए उसका पैशन होना ज़रूरी है और ख़ुद को उसमें गर्व करना ज़रूरी है। उर्दू ज़बान का जादू सर चढ़ के बोलता है। उर्दू रेख्ता वेबसाइट में उर्दू शायरी का मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। पैसा तो हर आदमी कमा लेता है, बट ये सुकून है और जो खुशी है और जो joy of connecting so many people, that is the ultimate. नमस्कार, मैं हूं संजीव सराफ। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र ने रविवार से काम करना शुरू कर दिया। इस संयंत्र से रोजाना 4 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में 230 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVNL की इस परियोजना की कुल लागत 3 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा आई है। इस प्लांट में रोजाना करीब 4 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इससे लगभग 4 लाख यूनिट हर साल जनरेशन होगी और 5-6 साल में यह प्लांट अपनी कीमत पूरी कर लेगा। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड फिलहाल इस बिजली को अपनी जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल करेगा। SJVNL का दावा है कि इसके जरिए नापथा झागड़ी परियोजना की लागत में भी 32 लाख रुपए बचाए गए हैं। इसकी ऊर्जा हम कहीं बाहर नहीं बेचेंगे, जो हमारी आंतरिक जरूरतें हैं परियोजना की उसी में इस्तेमाल करेंगे और जितनी एनर्जी हम सोलर से बना पाएंगे उतनी एनर्जी हम विद्युत विभाग से कम खरीदेंगे। इस परियोजना की सफलता के बाद SJVNL अब इस तरह के और संयंत्र लगाने की योजना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्शकोव की कीमत बढ़ाए जाने पर केंद्रीय सूचना आयोग ने सरकार और नौसेना से जवाब तलब किया है। आयोग ने पूछा है कि कीमत बढ़ाने के रूसी पक्ष की मांग पर भारत क्यों राजी हुआ और इसके पीछे कारण क्या है। आयोग ने नौसेना को निर्देश दिया कि वो 30 साल पुराने हो चुके इस पोत की अंतिम कुल कीमत, उन्नत किए जाने पर खर्च, नवीनीकरण और नए सिरे से उसे बनाने पर हुए खर्च का खुलासा करे और ये भी बताया कि भारत ने इसके लिए कब भुगतान किया। तत्कालीन एनडीए सरकार ने 97.4 करोड़ डॉलर में सौदा 2004 में किया था, लेकिन 2010 में इसकी अंतिम कीमत बढ़कर 2.35 अरब डॉलर कर दी गई थी। अरुणाचल प्रदेश की अंशु जामसेनपा ने रिकॉर्ड 5वीं बार दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक नया इतिहास रचा है। एवरेस्ट शिखर सम्मेलन एसोसिएशन ने एवरेस्ट के बेस कैंप से रविवार सुबह इसकी घोषणा की। अंशु ने रविवार सुबह 7.45 पर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करके आज सुबह 7:45 पर, आपको बता दें, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करके तिरंगा लहराया और वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। इसके अलावा अंशु ने 5 दिनों के भीतर 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। उन्होंने इससे पहले 16 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई 4थी बार पूरी की थी। आज भारतीय रेल के बेड़े में देश की अब तक की सबसे आधुनिक ट्रेन तेजस शामिल होगी। शनिवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसका मुआयना किया था। मुंबई और गोवा के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस में हवाई जहाज जैसी सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन इसके लिए किराया भी शताब्दी ट्रेन के मुकाबले 20% ज्यादा चुकाना होगा। तेजस ट्रेन में विमान के वैक्यूम टॉयलेट और बायो टॉयलेट को एक साथ मिलाकर बनाया गया है। पूरी ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा और स्मोक डिटेक्शन सिस्टम भी लगा है। ट्रेनों की सीटों पर मनोरंजन के लिए सिस्टम भी लगाया गया है। साथ ही बाथरूम में सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। तेजस की अधिकतम स्पीड 200 किलोमीटर होगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बजट में 4 नई ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया था। तेजस उन्हीं ट्रेनों में तीसरी है। इससे पहले अंत्योदय एक्सप्रेस और हमसफर नाम से ट्रेन शुरू की गई थी। भारत ने इजरायल के साथ प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एक और समझौता किया है। इजरायल के साथ 4,000 करोड़ रुपए का रक्षा करार किया गया है। इसके तहत इजरायल भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। इस प्रणाली की मदद से दुश्मन मिसाइल को हवा में ही मार गिराएगा। इस प्रणाली का इस्तेमाल नेवी के जहाज़ों पर किया जाएगा। 2 महीने में भारत की इजरायल के साथ ये दूसरा बड़ा सौदा है। इससे पहले इजरायल के साथ पिछले महीने ही 12,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया गया था। इजरायल भारत के 3 प्रमुख डिफेंस सप्लायर्स में से एक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पुराने सहयोगियों के साथ रिश्ते मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को जीसीसी देशों के नेताओं से मुलाकात की और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद से दुनिया के कई देश पीड़ित हैं। इससे मध्य पूर्व से लेकर भारत और रूस जैसे देश भी प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी देशों के नेताओं के साथ बैठक की। इसके अलावा ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, कतर के अमीर शेख हमाद अल सानी और बहरीन के सुल्तान हमाद बिन ईसा से भी मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि अमेरिका मध्य एशिया में अपने पुराने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। One of the things that we will discuss is the purchase of lots of beautiful military equipment because nobody makes it like the United States. And for us that means jobs and it also means frankly great security back here which we want. So it's an honor to be with you and my friend. इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि बहरीन को मानवाधिकार हनन की शिकायतों के बाद रोके गए 19 F-16 विमान और कलपुर्जों की आपूर्ति जल्द की जाएगी। इस बीच इजराइल ने उम्मीद जताई है कि ट्रंप के मध्य एशिया दौरे से उनके अमेरिका से रिश्ते और मजबूत होंगे। ונדון גם בדרכים לקדם את השלום. אדוני הנשיא, אזרחי ישראל מחכים לך בזרועות פתוחות. Mr. President, we look forward to your visit. The citizens of Israel will receive you with open arms. डोनाल्ड ट्रंप अपने 8 दिन के इस दौरे में इजराइल और फलस्तीनी के अलावा ब्रसेल्स, वेटिकन और सिसिली भी जाएंगे। इससे पहले शनिवार को अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 110 अरब डॉलर के हथियार सौदे के अलावा 350 अरब डॉलर के समझौते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कोरिया ने रविवार दोपहर एक बार फिर मिसाइल परीक्षण किया। इस परीक्षण की सूचना देते हुए दक्षिण कोरियाई सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उत्तर कोरिया ने पश्चिमी हिस्से पुकचांग से एक मिसाइल परीक्षण किया है। हालांकि ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। एक हफ्ता पहले ही उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल परीक्षण किया था। उत्तर कोरिया का दावा है कि वो मिसाइल परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इससे पहले 15 मार्च को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया को और मिसाइल परीक्षण नहीं करने की चेतावनी दी थी। रविवार को हुए मिसाइल परीक्षण को लेकर आपात बैठक बुलाई गई है। वेनेजुएला में सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शन अब हिंसक रूप अख्तियार कर चुका है। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और लोगों के बीच हिंसक झड़पों की भी खबरें हैं। 50वें दिन प्रदर्शनकारियों ने चोरी के शक में एक शख्स को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान एक छात्र की मौत भी हो गई। प्रदर्शनों में अब तक 48 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि पूर्वी काराकास में हुए प्रदर्शन में 46 लोग घायल भी हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राष्ट्रपति निकोलस पद छोड़ दें और चुनाव कराए जाएं। ये प्रदर्शन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता में बनाए रखने की वजह से उठाए गए कदमों के खिलाफ हो रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने संविधान में बदलाव करने का ऐलान किया था, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए। वेनेजुएला के लोगों का प्रदर्शन करने का कारण देश में आर्थिक संकट से राजनीतिक अस्थिरता का होना और बढ़ते हिंसक अपराध हैं। बात खेलों की। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल फाइनल में राइजिंग पुणे सुपर जायंट को 1 रन से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया है। मुंबई के 8 विकेट पर 129 रन के जवाब में पुणे 6 विकेट पर 128 रन ही बना पाई। मुंबई की पारी में नाबाद 47 रन बनाने वाले कुणाल पांड्या को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई ने रिकॉर्ड तीसरी बार ये खिताब हासिल किया। ये कारनामा करने वाली पहली टीम बन गई है। कोलंबो में दक्षिण एशियाई जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारत ने सभी 10 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इसके अलावा भारत ने 4 रजत पदक भी हासिल किए हैं। जूनियर लड़कों के वर्ग में भारत ने मेजबान श्रीलंका को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। जूनियर लड़कियों के वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीमों ने इसके साथ ही कोरिया में 29 जून से 4 जुलाई तक होने वाली जूनियर एशियाई चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बात मौसम की। भीषण गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वासियों के लिए रविवार का दिन राहत लेकर आया। कल शाम आई तेज बारिश से राजधानी का चढ़ता तापमान नीचे गिर गया। तेज आंधी के साथ आई मूसलाधार बारिश और कुछ ओलावृष्टि से लोगों को ठंडक का एहसास हुआ। बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली का पारा 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए और बारिश के बाद जल भराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से यातायात व्यवस्था चौपट हो गई। लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। दिलशाद गार्डन इलाके में तेज बारिश से बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई। दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश में शिमला और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। वहीं पंजाब और हरियाणा के भी कई हिस्सों में बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। उधर झारखंड के चाईबासा में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। धरती पर तरह तरह की लाखों जैविक प्रजातियां हैं। जीवन के इन्हीं रूपों की विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। इससे समृद्ध, टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों के मौके मिलते हैं। जैव विविधता का संतुलन बिगड़ने से प्राकृतिक आपदा के खतरे बढ़ जाते हैं, जैसे बाढ़, सूखा या तूफान। दुनिया में करीब 2.5 लाख किस्म के पौधे और 10 लाख से ज्यादा तरह की प्रजातियों के प्राणी हैं, लेकिन आज इनमें से कई महत्वपूर्ण प्रजातियां खतरे में हैं। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत जरूरी है। भारत में इसके संरक्षण के लिए संसद ने संघीय कानून बनाया है, जो परंपरागत जैविक संसाधनों और ज्ञान के इस्तेमाल से होने वाले फायदों के समान वितरण के लिए एक जरिया मुहैया कराता है। आने वाले समय में कपड़े धोने के लिए पानी और डिटर्जेंट की जरूरत नहीं होगी। ARCI हैदराबाद ने ऐसी ही नैनो टेक्सटाइल तकनीक विकसित की है। इसमें सूरज की रोशनी में रखने भर से कपड़े साफ हो जाएंगे। कपड़े हमारे व्यक्तित्व और जीवन का अहम हिस्सा हैं। इसके बार बार इस्तेमाल के लिए इन्हें धोना और सुखाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब कपड़ों को सिर्फ सूरज की रोशनी में रखना होगा और वो खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। ऐसी ही एक नैनो टेक्सटाइल तकनीक को विकसित किया है हैदराबाद के इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के वैज्ञानिकों ने।
We already transferred 2 technology to an industry, especially nanotextiles and nano silver on textiles, which makes the fabric antibacterial. And this is a lot of famous garment manufacturers have launched these projects, for which in 2016 we got Technology National Day Award from President of India. नैनो टेक्सटाइल को बनाने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है, जो सबसे प्रभावी फोटो कैटलिस्ट है। प्रकाश के संपर्क में आते ही टाइटेनियम ऑक्साइड के आयन बैक्टीरिया की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। ऐसा बैक्टीरिया के साथ साथ दूसरी तरह की गंदगी के साथ भी होता है और कपड़ा साफ हो जाता है। Certainly it's not a magic, it's a nanotechnology. This material, titanium dioxide, is a semiconductor material which absorbs sunlight, some UV rays in the sunlight, and with the help of little moisture in air, which always we have certain humidity in air, with the help of that, by oxidation and reduction process, it will clean, decompose all the organic dirt which is absorbed on the surface. The surface can be anything, it can be fabric, it can be a glass, it can be a wall. वैज्ञानिकों ने इस तकनीक में नैनो सिल्वर का भी इस्तेमाल किया है। उनका ये मानना है कि कपड़ों की नैनो कोटिंग करने से ये कटते नहीं, गीले नहीं होते, साथ ही जीवाणु प्रतिरोधी भी हो जाते हैं। परीक्षण इस तकनीक को पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया है। इस तकनीक से पानी की बचत और वॉशिंग पाउडर जैसे केमिकल से बचाया जा सकता है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। बात खास शख्सियत की, आज श्रीपाद अमृत डांगे की पुण्यतिथि है। भारत के शुरुआती कम्युनिस्ट नेताओं में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। अमृत डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। मुंबई के रहने वाले अमृत डांगे समाजवादी विचारों के थे और इसके प्रसार के लिए उन्होंने द सोशलिस्ट नाम से समाचार पत्र प्रकाशित किया। उन्होंने मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए जागृत किया और संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अमृत डांगे दूसरी और चौथी लोकसभा के सदस्य भी चुने गए। उन्होंने किताबें भी लिखी। और अब आखिर में हेडलाइंस। कश्मीर के नौगांव में 36 घंटे चली मुठभेड़, 4 आतंकी ढेर, 3 जवान शहीद। गृहमंत्री की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। पाकिस्तान की सीमा से सटे अजनाला में 2 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। पंजाब में हिंसा फैलाने की कोशिश नाकाम। रूसी जहाज गोश्कोव की बढ़ी कीमत पर सूचना आयोग का सवाल, सरकार से जवाब तलब। 97 करोड़ 4 लाख डॉलर से बढ़कर 2 अरब 35 करोड़ डॉलर हुई कीमत। उत्तर कोरिया का फिर मिसाइल परीक्षण, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। और दक्षिण एशिया टेबल टेनिस में भारत का शानदार प्रदर्शन, सभी 10 स्वर्ण पदकों पर कब्जा। मुंबई इंडियंस ने जीता आईपीएल खिताब। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।